फुटपाथ से पहले अतिक्रमण हटाना पड़ेगा, गैर कानूनी पार्किंग को हटाना पड़ेगा। आप सोचिए, आज अगर हम हर फुटपाथ पर घास लगाना भी चाहें, पेड़ पौधे लगाना भी चाहें, तो फुटपाथ पर हमारा कब्जा है कहाँ? फुटपाथ तो सरकार के पास है ही नहीं। सड़कों के किनारे जो जमीन पड़ी हुई है वो तो सरकार के कब्जे में है ही नहीं, क्योंकि उस पर गैर कानूनी कब्जा हो चुका है। इसलिए बड़ी चुनौती ये है कि आज अगर हम यहाँ सब जगह घास लगाना चाहें, पेड़ पौधे लगाना चाहें, ताकि ये सारी डस्ट जो है ये बैठ जाए, सारी धूल मिट्टी बैठ जाए, तो हमारे पास तो हमारे फुटपाथ है ही नहीं। इन्हें खाली कराने में वर्षों लग जाएंगे। लेकिन एक और चीज याद रखिए, इन पर कब्जा किसने किया है? किसी पाकिस्तान से आए व्यक्ति ने नहीं किया, चीन से आए व्यक्ति ने नहीं किया, हमारे अपने ही देश के लोगों ने हमारे फुटपाथों पर कब्जा कर रखा है। आज हमारे देश में फुटपाथ चलने के काम नहीं आते, आप फुटपाथ पर चल ही नहीं सकते, फुटपाथ पर साइकिल नहीं चला सकते, क्योंकि फुटपाथ पर दुकानें सज चुकी हैं, फुटपाथ पर पार्किंग हो रही है, या फिर फुटपाथ पर अवैध कब्जा हो चुका है। और इसीलिए हमने कहा कि चीन में ये सब कुछ करना आसान है, लेकिन भारत में नहीं। भारत में सड़क और फुटपाथों से अवैध कब्जा हटाने में वर्षों लग जाएंगे, और अगर किसी सरकार ने कोशिश की तो अगले चुनाव में हार जाएगी। देश भर में सड़कों और फुटपाथों को पेड़ पौधों का फिल्टर बनाकर हवा साफ की जा सकती है। इसके बाद हमें अपने देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करके लोगों को अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करने से हतोत्साहित करना होगा। आज देश भर की सड़कों पर इतनी गाड़ियां आ चुकी हैं कि न तो गाड़ियों के चलने की कोई जगह बची है और न ही पार्किंग के लिए कोई जगह बची है। हर रोज देश भर के शहरों में घंटों ट्रैफिक जैम लगते हैं, और ट्रैफिक जैम से भी ये प्रदूषण फैलता है, हवा जहरीली होती है। इसी हफ्ते दिल्ली में प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ट्रैफिक से प्रदूषण फैलता है, सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम करनी होगी। पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां न सिर्फ धुआं छोड़ती हैं, बल्कि उनके टायर, उनके ब्रेक्स और सड़कों पर जब इतना भार लेकर ये गाड़ियां चलती हैं, उससे भी हवा जहरीली होती है, प्रदूषण फैलता है। तो ये मत समझिए कि सिर्फ एग्जॉस्ट से जो धुआं निकल रहा है गाड़ी के, वही प्रदूषण। इस समय भारत में ऑटो रिक्शा, भारत की टैक्सियां और कमर्शियल व्हीकल्स की हालत सबसे बुरी है। इन गाड़ियों का ना तो ठीक से मेंटेनेंस होता है, ना ही इन गाड़ियों में जो टायर हैं वो ठीक है, ना ही इनके ब्रेक सही हैं, और ना ही इनके इंजन अच्छी स्थिति में। इन करोड़ों गाड़ियों की वजह से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, और ये सड़कों पर पार्किंग के लिए भी अवैध रूप से इनकी पार्किंग कर दी जाती है। और इस सब का एक ही समाधान है कि हम अपना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अपनी बस सर्विस है, अपनी मेट्रो सर्विस है, इसे इतना अच्छा बनाएं कि लोग अब गाड़ियों को बाहर निकालना बंद कर दें। और जो गाड़ियां सड़कों पर चले भी, वो इलेक्ट्रिक कार होनी चाहिए। चीन ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने अपने देश में प्रदूषण की आपदा को एक अवसर में बदल दिया, और वहां की सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना शुरू किया। और आज चीन दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल के उत्पादन में नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वहीं बनते हैं। भारत को भी यही रास्ता अपनाना चाहिए। इसके बाद भारत को अपनी फैक्ट्रीज को कोयला, तेल और गैस से हटाकर बिजली पर चलाना होगा। कोयला दुनिया का सबसे गंदा और प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन है, और भारत के ईंधन में 70% हिस्सेदारी कोयले की है। 1952 में लंदन में इसी तरह का प्रदूषण हुआ था। तब वहां भी घरों और फैक्ट्रीज में कोयले का इस्तेमाल होता था, जिसे बाद में बंद किया। इन फैक्ट्रीज को हमें शहरों से बाहर शिफ्ट करना होगा, लेकिन शिफ्ट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इससे इन कंपनियों के मालिक नाराज होंगे, उद्योगपति नाराज हो जाएंगे, और यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी विस्थापित करना पड़ेगा, जो आसान नहीं है। ऐसे में इसका जबरदस्त विरोध होगा। इसलिए चीन के लिए प्रदूषण से लड़ना हमसे कहीं ज्यादा आसान था, क्योंकि चीन में सरकार ने अगर एक बार कुछ कह दिया तो फिर वो करना ही पड़ेगा। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर आप आज कुछ फैक्ट्रियों को विस्थापित भी करेंगे तो PIL लग जाएगी। विरोधी दल जो है वो उस पर राजनीति करने के लिए आ जाएंगे। कई महीनों को तक सड़कों पर जैम करके विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। एक और बात, चीन ने अपने देश में प्रदूषण को कम करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, ऐसी व्यवस्था बनाई, लेकिन इतना पैसा शायद भारत की सरकारें खर्च नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं है। इसके अलावा चीन में पराली जलाने की समस्या नहीं है। सरकार को किसानों को इस बात के लिए प्रेरित करना होगा कि वो पराली ना जलाएं। हमारे देश में पराली जलाने की घटनाएं कम तो हो रही हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से बंद करनी पड़ेगी। चीन में पराली की समस्या नहीं थी। उनके जो किसान हैं
वहां पर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। खास तौर पर पंजाब में अब भी सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है। भारत की तरह चीन में रसोई में कोयला जैसे ईंधन का प्रयोग नहीं होता था, जिससे प्रदूषण फैलता है। लेकिन भारत में लंबे समय तक रसोई में या तो लकड़ियां जलाई जाती थी या कोयले का प्रयोग होता था, और हमने बड़ी मुश्किल से उसे बंद किया है। चीन के सामने ये सारी चुनौतियां नहीं थी। आज दिल्ली में प्रदूषण के लिए लोग सरकार को दोष देते हैं, व्यवस्था की आलोचना करते हैं, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण के लिए दिल्ली के लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। पुरानी गाड़ियां जो प्रदूषण फैलाती हैं, लोग उन्हें रिटायर नहीं करना चाहते। कंस्ट्रक्शन के दौरान इस बात का ख्याल नहीं रखते कि प्रदूषण ना फैले। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट को ढककर आज भी दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में नहीं रखा जाता। इसी तरह दिल्ली में अवैध कंस्ट्रक्शन लगातार किया जाता है और इससे प्रदूषण फैलता है। रिश्वत लेने के लिए लोग सरकारी अधिकारी को तो दोष देते हैं, क्योंकि रिश्वत देने के बाद आप दिल्ली में कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली में क्या, पूरे भारत में आप कुछ भी कर सकते हैं, और लोग सरकारी अधिकारी को दोष देते हैं कि ये बड़े भ्रष्ट हैं। लेकिन रिश्वत देने वाले आम लोगों को आप दोष नहीं देते, जो कहते हैं कि रिश्वत ले लो लेकिन मेरी कंस्ट्रक्शन जारी रहने दो। दिल्ली में लोगों ने अवैध पार्किंग और अवैध कब्जा कर रखा है फुटपाथ पर, और यही हालत देश भर के शहरों की भी है। जब सरकार कोई सख्ती करती है तो जनता सरकार को ही चुनाव में हरा देती है, और उस सरकार को जिता देती है जो वादा करती है कि वो इन सख्ती वाले फैसलों को सत्ता में आने के बाद बदल देगी। इसलिए हमारे देश में समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। तो चीन हमारा रोल मॉडल इस बारे में नहीं हो सकता। हाँ, यूरोप के जो देश हैं, पश्चिमी जो देश हैं, वो हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं, लेकिन वहां के जो हालात हैं वो भी हमसे बिल्कुल अलग है। वहां का मौसम बिल्कुल अलग है, वहां की ज्योग्राफी जो है वो बिल्कुल अलग है, और भी बहुत सारी चीजें हैं वहां की जो भारत से बिल्कुल अलग है। इसलिए भारत एक बिल्कुल अलग स्थिति में है, और भारत का जो रोड मैप होना चाहिए वो ना तो यूरोप जैसा हो सकता है ना चीन जैसा हो सकता है। ये हमें यहीं बैठकर मिलकर बनाना होगा, जिसमें हमारे देश के लोगों को भी भागीदारी निभानी होगी और सरकार को भी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगली पीढ़ी, आप तो अब नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी अगली पीढ़ी अगर साफ हवा में सांस ले, आप चाहते हैं, तो फिर आपको भी इसमें भागीदार बनना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको